गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 28 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज का पहला सवाल है, चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन बनी है या बन गई है? तो इसका आंसर है मुंबई। रुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट के अनुसार भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई ने पहली बार चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग में 91 अरबपति रहते हैं। मुंबई ग्लोबली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है और चीन में 814 बिलियनियर रहते हैं, जबकि भारत में 271 बिलियनियर रहते हैं। पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है, यहाँ 119 बिलियनियर रहते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर लंदन है और यहाँ पर 97 लोग अरबपति हैं। बिलियनियर उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास $1 बिलियन यानी करीब 8,333 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। दुनिया भर के टॉप 10 बिलियनियर में सिर्फ मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति है 9.43 लाख करोड़ रुपए के संपत्ति के साथ इकलौते भारतीय हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के नए DG कौन बने हैं यानी डायरेक्टर जनरल? तो ये बने हैं सदानंद दांते। सदानंद दांते महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ और महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं, जिन्हें अब NIA का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। सदानंद दांते NIA के मौजूदा दिनकर गुप्ता की जगह लेंगे, जो उसके DG थे अभी, जो 31 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। IPS सदानंद 26/11 के मुंबई हमलों में मुंबई पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन में भी शामिल थे। ये मुंबई हमले की बात करें तो जो 26/11 है ये हुआ था 26 नवंबर 2008 में। इसके बाद उन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। सदानंद दांते सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी CBI के DIG पद पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF में IG के रूप में भी काम किया है। यहाँ मैंने इनका नाम सदानंद दांते बोल दिया बार बार। इनका नाम है सदानंद दांते। और अब बात करते हैं जो भी लेटेस्ट में नियुक्तियाँ की गई हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं नवीन जिंदल। ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। पश्चिम बंगाल के DGP संजय मुखर्जी। तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं CP राधा कृष्णन। इन्हें तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और ये पुदुचेरी या पांडुचेरी के उपराज्यपाल भी बने हैं, यहाँ भी इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी जो तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और जो पुदुचेरी में उपराज्यपाल थी, उन दोनों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके बाद इन्हें पदभार दिया गया है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवीन कुमार सहगल। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। देश के लोकपाल AM खान मिलकर हैं, जो दूसरे नंबर के हैं। और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। CISF की पहली महिला DGP या महानिदेशक नीना सिंह बनी है। NSG के DG ये बनी दलजीत सिंह चौधरी। इन्हें भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल। IRCTC के चेयरमैन संजय कुमार जैन। हाल ही में किसने T+0 सेटलमेंट सिस्टम की घोषणा की है? तो ये सेबी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने उन 25 स्टॉक्स की लिस्ट जारी की है, जिनमें 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट सिस्टम शुरू होगा। इस लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वेदांता सहित अन्य स्टॉक शामिल हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट सिस्टम शुरू करने जा रही है, यानी आज 28 मार्च है। T+0 सेटलमेंट का मतलब है कि शेयर की खरीदारी और बिक्री का सेटल एक ही दिन में होगा। इसका मतलब है ट्रेडिंग डे यानी 1:30 बजे 1:30 पर शेयर बेचने पर उसी दिन शाम 4:30 बजे तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। वर्तमान में भारतीय शेयर मार्केट सभी शेयर के लिए T+1 सेटलमेंट साइकिल का काम करता है।
यानी जिसमें ट्रेड सेटलमेंट अगले दिन होता है, तो ये इसी दिन हो जाएगा और ये अगले दिन का टाइम था। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं और ये इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। ये हैं माधवी पुरी बुच। विश्व रंगमंच दिवस ये इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 मार्च को। दुनिया भर में हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। रंगमंच दुनिया भर में मौजूद अलग अलग कलाओं, संस्कृति, परंपराओं को लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया है। यह दिन थिएटर से जुड़े कलाकारों के लिए खास होता है और इस दिन का प्रारंभ हुआ था। इस दिन को मनाने का प्रारंभ 27 मार्च 1961 से इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इसकी शुरुआत की थी और इस साल इस दिवस की थीम है थिएटर एंड एक कल्चर ऑफ पीस, यानी रंगमंच और शांति के लिए संस्कृत। हाल ही में गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ है? तो इसका उत्तर इसी में आ गया है। तो इसका राइट आंसर है यूएनएससी में। गाजा में सीज फायर के लिए लाए गए प्रस्ताव पर 14 देशों ने सहमति जताई है, जबकि अमेरिका वोटिंग से दूर रहा है। इस प्रस्ताव में बिना शर्त के सभी बंधकों को तत्काल रिहाई की मांग की गई है और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी बंधकों को हटाने के लिए कहा गया है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने सीज फायर के प्रस्ताव पर वोट नहीं डाला है। इससे पहले 3 बार वो यानी अमेरिका यूएनएससी में इन प्रस्तावों पर वीटो लगा चुका है। यूएनएससी के प्रस्तावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून माना जाता है। सदस्य देशों के लिए इनका पालन करना जरूरी होता है। इजरायल यूएनएससी का स्थायी या अस्थायी सदस्य नहीं है और ऐसे में वो इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पास हो भी जाए तो यहाँ इसे लागू कराने का कोई जरिया नहीं है। यूएनएससी में 5 स्थायी मेंबर हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। इन्हें ही वीटो का पावर मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अहम होता है। सुरक्षा परिषद बिना इन पांचों देशों की रजा मंजूरी के कोई भी प्रस्ताव पारित या लागू नहीं कर सकती है। 5 में से कोई एक सदस्य भी वीटो लगाता है तो यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। हाल ही में किसने गोलापुर पोर्ट्स में 95% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी पोर्ट्स के द्वारा इसमें 95% हिस्सेदारी खरीदी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने एक और पोर्ट या बंदरगाह खरीद लिया है। उसने गोलापुर पोर्ट्स में 95% हिस्सेदारी खरीदी है और यह डील करीब 3080 करोड़ रुपए में हुई है। यह अडानी पोर्ट्स का 14वां पोर्ट होगा। अडानी पोर्ट ने शाहपुरजी पलौंजी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 56% हिस्सेदारी खरीदी है। शाहपुरजी पलौंजी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड शाहपुरजी पलौंजी ग्रुप का हिस्सा है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स ने ओडिशा स्टीव डोर्स लिमिटेड से 39% हिस्सेदारी खरीदी है। अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेट और एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। गोलापुर पोर्ट यह बंदरगाह भारत के ओडिशा राज्य के गंजाम जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। निम्न में से रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे स्वामी स्मरणानंद जी। 95 साल की उम्र में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी का निधन हो गया। स्वामी स्मरणा 2017 में ऑर्डर के 16वें अध्यक्ष बने थे। उन्होंने स्वामी आत्मस्थानंद की मृत्यु के बाद 17 जुलाई 2017 को अध्यक्ष का पदभार संभाला था और स्वामी स्मरणानंद का जन्म 1929 में तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। काफ़ी पूछे जाने वाला प्रश्न है, 1 नंबर में याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1897 में पश्चिम बंगाल में उनके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और बात करें जो भी प्रमुख निधन हुए हैं उनके बारे में, तो अजीज कुरैशी का निधन हुआ। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। पंकज उदास गजल गायक। शफीकुर रहमान वर्क राजनेता। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। फली सैम नरीमन ये भारत के पूर्व एडिशनल
सॉलिसिटर जनरल थे। अमीन सयानी रेडियो प्रेजेंटर। और ऊषा किरण खान लेखिका थी बिहार से। केल्विन केपटुंग ये धावक थे केन्या के। लक्ष्मण भट्ट तेलंग ये राजस्थान से हैं। इन्हें 2024 का पद्मश्री मिला था और कला के क्षेत्र में ये वे संगीतकार थे। ए रामचंद्रन केरल कैनवास और तेल चित्र के कलाकार थे। हरमोहन धवन पूर्व रक्षा मंत्री। एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास पूर्व नौसेना प्रमुख थे। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में कितने साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर है 14 साल से कम उम्र के बच्चे अब वहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डी सेंटिस ने सोशल मीडिया के रिस्ट्रिक्शन को लेकर एक कानून को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार फ्लोरिडा राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और यह कानून अगले साल यानी 2025 से लागू होगा। और 14 से 15 साल के बच्चे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकेंगे जब उनके पेरेंट्स इसकी लिखित मंजूरी दे देंगे। कंपनियों से कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दें। हाल ही में किस शहर के साइंस म्यूजियम में अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी खोली गई है? तो इसका आंसर है लंदन में। लंदन के साइंस म्यूजियम में अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी ओपन की गई है। इस गैलरी में पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी, बदलाव करने वाले टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट साइंस के बारे में जानकारी देने वाले चीज़ों को शोकेस यानी डिजाइन किया गया है। यह एक फ्री गैलरी है। इसका नाम एनर्जी रिवॉल्यूशन द अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी रखा गया है। इसमें प्लेनेट के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर बेस्ड मॉडल को शोकेस किया गया है। यह क्लीन टेक्नोलॉजी के निर्माण में वैज्ञानिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की एक पहल है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर बोलते हैं। वेल्स ये रहा इंग्लैंड के बगल में और इंग्लैंड ये है ग्रीन वाला, तो ये यूके का भाग है। इसकी राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। अब बात हुई है यूके की, तो यूके में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड ये 4 देश इसमें आते हैं। और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। हाल ही में मोहम्मद यूनुस बानी किस हाई कोर्ट के एडिशनल यानी अतिरिक्त जज बने हैं? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मोहम्मद यूसुफ बानी है इनका नाम। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह यानी इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? एम कोटेश्वर सिंह ने मोहम्मद यूनुस बानी को एडिशनल जज के रूप में शपथ दिलाई है। मोहम्मद यूनुस बानी को 2 साल के लिए एडिशनल जज नियुक्त किया गया है और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जजों की संख्या चीफ जस्टिस समेत 16 हो गई है। इस हाई कोर्ट में 13 परमानेंट जज होते हैं और 4 एडिशनल जज और कुल मिलाकर इसमें 17 जज हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की स्थापना 26 मार्च 1928 में हुई थी। अब आज के लिए स्टैटिक जीके नहीं है, तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका आंसर है विराट कोहली। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सक्षम ऐप लॉन्च किया है?